नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में उत्तराखंड करंट अफेयर यहाँ पर स्टडी करेंगे नवंबर मंथ 2023 का। उत्तराखंड पीसीएस अपर प्रीलिम्स का जो एग्जाम होना है, इसमें हमारे सिलेक्शन मटेरियल को यानी कि स्टडी मटेरियल को पढ़ करके अपडेटेड ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से जो टेस्ट सीरीज है, जिसमें 50 क्वेश्चन यूके स्पेशल कराए गए हैं। पेड क्विज आप हमारे लगा सकते हैं, जिसमें पूरे सिलेबस के मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। अगर 7 से 8 घंटे अगर आप अंतिम जो 50-55 दिवस करीब बचे हुए हैं उसमें पढ़ करके अपना एक अच्छा अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। अभी भी 7-8 घंटे अगर आप देंगे हमारे स्टडी मटेरियल को, पेड क्विज को, टेस्ट सीरीज को, तो अभी भी कट ऑफ निकालने की स्थिति में आ सकते हैं। नवंबर मंथ के अपॉइंटमेंट सेक्शन देखेंगे, एग्रीमेंट सेक्शन कोई है नहीं इसमें। न्यायमूर्ति रितु बाहरी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश ये बनाई गई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। आपको पता है भारत में जजों की नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रितु बाहरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया था। न्यायमूर्ति विपिन सांघी का ये स्थान ग्रहण करने वाली थी, स्थान ग्रहण इन्होंने किया। रितु बाहरी चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट इस समय तक है। अभिनव कुमार ये डीजीपी बने थे उत्तराखंड पुलिस के, उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने थे उत्तराखंड के। एग्रीमेंट है, एक्चुअली एग्रीमेंट नीचे इस बार कर दिया है। अपॉइंटमेंट हमने पहले डिस्कस किया है, जनरली पहले एग्रीमेंट होता है फिर अपॉइंटमेंट होता है, खैर कोई बात नहीं। उत्तराखंड सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू यहाँ पर साइन किए। अहमदाबाद में रोड शो किया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने। 50 से अधिक उद्योग समूहों के साथ 20,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। 2 माह में उत्तराखंड सरकार की तरफ से विदेश में 4 इंटरनेशनल शो किए गए थे, देश में 3 रोड शो किए गए थे। लंदन, बर्मिंघम, दुबई, अबू धाबी, भारत में दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु में रोड शो हो चुके हैं। और इसके बाद फाइनली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होती है दिसंबर में, जिसके बारे में हम दिसंबर करंट अफेयर 2023 में डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड आयुष विभाग में 4,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू साइन हुए थे। तो राज्य के आयुष विभाग ने 1,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर एमओयू साइन किया है। उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ पतंजलि ने और कुमार ग्रुप के साथ वेलनेस और योगा के लिए 1700 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश किया जाएगा। पतंजलि प्रदेश में वेलनेस, योग और औषधीय पौधों के उत्पादन के लिए यहाँ पर निवेश करेगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हम लोग देख लेते हैं। उत्तराखंड गौरव पुरस्कार ये बसंती बिष्ट को, जो कि जागर गायिका हैं चमोली से। माधुरी बड़थवाल ये लोक गायिका हैं यमकेश्वर पौड़ी से। राजेंद्र सिंह बिष्ट ग्रामीण विकास के लिए इनको मिला है, मुंशियारी पिथौरागढ़ से हैं। और सच्चिदानंद भारती पर्यावरणविद हैं, उपरईखाल पौड़ी से, उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिया गया था। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत 9 नवंबर 2000 में राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शुरू हुई थी, और प्रशस्ति पत्र 1 लाख रुपए की नगद राशि इसमें दी जाती है। तो राजधानी पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों 4 विभूतियों को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार सौंपा गया था। ट्रैक ऑफ द ईयर पुरस्कार ही मिला था कण्वाश्रम रूट को, पर्यटन विभाग उत्तराखंड की तरफ से ट्रैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार कण्वाश्रम रूट को मिला था। 18 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। कण्वाश्रम चौकी घाट से मालन नदी के उद्गम स्थल मलानिया गांव तक जाता है। पर्यटन संवर्धन करना उद्देश्य है, मतलब कि कैसे ट्रैक का रख रखाव होता है, उसी हिसाब से पर्यटन विभाग उत्तराखंड ये पुरस्कार देता है। राष्ट्रीय युवा बाल साहित्य पुरस्कार ललित शौर्य को मिला था, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड के ललित शौर्य को। ललित शौर्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। उनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? बाल तरंग, गंगा के प्रहरी, स्वच्छता ही सेवा। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले ललित उत्तराखंड के पहले बाल साहित्यकार हैं, यानी कि चाइल्ड ऑथर। उत्तराखंड के टीचर ऑफ द ईयर पुरस्कार की बात करें तो डॉक्टर तिलोत्तमा सिंह को मिला है टीचर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तिलोत्तमा सिंह को उत्तराखंड विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं। उन्हें यह पुरस्कार देहरादून अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी महोत्सव में प्राप्त हुआ है। गंगा गौरव सम्मान डॉक्टर GS रावत भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के पूर्व निदेशक और डॉक्टर विजयकांत पुरोहित को मिला है।
जो हैप्रिक से जुड़े हैं, अमैती संस्थान के द्वारा ये दिया गया है। हायर हिमालयन प्लांट कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर, इसी को हैप्रिक कहा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड का के अंतर्गत हैप्रिक काम करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। गंगा गौरव सम्मान GS रावत को और विजयकांत पुरोहित को। GS रावत को यह पुरस्कार वनस्पति विज्ञान पर उनके शोध कार्य के मिला है, शोध कार्य के लिए। और विजयकांत पुरोहित को पुरस्कार उत्तरकाशी के उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के ग्रामीणों को जड़ी बूटियों के कृषिकरण से जोड़ने के लिए, मतलब जो जड़ी बूटी उगाई जाती हैं उनके रेगुलराइजेशन के लिए और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो जड़ी बूटी उगाएं, इसके लिए विजयकांत को पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार ये अपूर्व सिंह कार्की को मिला है। मुंबई में एक आयोजन हुआ था। उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी अपूर्व सिंह कार्की को सिर्फ एक बंदा काफ़ी है फिल्म, जो ZEE5 पर आई थी OTT प्लेटफॉर्म पर, इसके निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। एक ही बंदा काफ़ी है। इसमें जो एक्टर हैं वो मनोज बाजपेयी। अर्बन लर्नाथॉन, इसका आयोजन हुआ था उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में। प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण के लिए लागू डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम को इसमें पहला स्थान मिला है इस लर्नाथॉन में। शहरी एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय नगरीय कार्य संस्थान के द्वारा। यहाँ पे शायरी लिखा है, इसको शहरी कर लीजिएगा, ठीक है। नई दिल्ली में प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अर्बन लर्नाथॉन 2023 का प्रथम पुरस्कार उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम को पहला यहाँ पर स्थान मिला है। द्वितीय पुरस्कार यहाँ पर बैंडी सेना स्वयं सहायता समूह हल्द्वानी को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दिया गया है। सभी राज्यों के शहरी निकायों का मूल्यांकन करके जो अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों की गुणवत्ता है उसके आधार पर पुरस्कार दिए जाते हैं इसमें। उत्तराखंड मत्स्य संपदा योजना, राज्य के मुख्यमंत्री जी ने 30 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया था। अब आप सोच रहे होंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो ऑलरेडी चल रही काफ़ी पहले से, तो उत्तराखंड ने अपनी मत्स्य संपदा योजना क्यों लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो कह सकते हैं हिली एरिया होने के कारण से ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है यहाँ के मछली पालकों को, तो इस वजह से राज्य ने अपनी योजना लॉन्च की है। मत्स्य पालकों को मछली पालन करने के लिए तालाब तथा आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 5% की सब्सिडी मिलेगी। महिलाओं को इस योजना में 50% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। 5% सब्सिडी में 3% राज्य सरकार की तरफ से आएगी, 2% केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी। 5 साल के लिए योजना चलाई गई है। इसके बाद उत्तराखंड योग नीति की बात कर लेंगे। 9 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के आयुष सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे के अनुसार प्रदेश की पहली योग नीति का प्रस्ताव बनकर तैयार हो चुका है। उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय योगा हब बनाना इसका उद्देश्य है। इसमें बेसिकली कुछ अनाउंसमेंट किए गए कि आध्यात्मिक और नेचुरोपैथी सेंटर अगर कोई खोलेगा तो उसको यहाँ पे सरकारी वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। कुछ श्रेणी बनाई गई है राज्य के जिलों की, जैसे B और C श्रेणी में पर्वतीय क्षेत्र में अगर कोई ये नेचुरोपैथी सेंटर आध्यात्मिक सेंटर खोलेगा तो 50% सब्सिडी यहाँ पर मिल सकती है, अधिकतम 50% सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से। इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर सकते हैं इसको। देवभूमि उद्यमिता योजना ये लॉन्च की गई है। 5 से 10 नवंबर को देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के 119 राजकीय महाविद्यालयों में देवभूमि उद्यमिता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उद्यमिता केंद्रों में निम्नलिखित विषयों पर फोकस किया जाएगा। छात्रों को उद्यमशील गुणों को पहचान करना और उनका विकास करना, स्टार्टअप अवसर की पहचान करना, उद्यमिता पर पाठ्यक्रम विकसित करना, स्टार्टअप फंडिंग और वेंचर कैपिटल का इंतजाम करना, उद्यमिता के उभरते अवसर और उनके प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार कौशल विकास पाठ्यक्रम कोर्स तैयार करना। तो देवभूमि एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट करने की दिशा में काम करने वाली है। 90 प्राध्यापकों को उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, मतलब स्कूल लेवल से ही और कॉलेज लेवल से स्टार्टअप्स वगैरह को प्रमोट करने के लिए बेसिकली स्किल डेवलपमेंट और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आई है देवभूमि एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम या फिर देवभूमि उद्यमिता योजना। मतलब यहाँ पर फोकस है इकोसिस्टम डेवलपमेंट पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्सिडी देना और पैसा देना उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य ओवरऑल एक इकोसिस्टम विकास करना कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप की तरफ खुद से बढ़ सकें। 119 गवर्नमेंट कॉलेज जो उत्तराखंड के हैं उसमें शुरू में ये लागू किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देवभूमि एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर बनाए जाएंगे। समिट कॉन्फ्रेंसेस में सबसे पहले उत्तराखंड महोत्सव, इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था।
इसका उद्घाटन किसने किया था? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया था। ये बड़ा जरूरी है, इसमें ऐसे दे सकते हैं आपको स्टेटमेंट कि इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से किया था, ऐसा नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। उत्तराखंड के विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के हेतु निवेश आकर्षित करना इसका उद्देश्य था। लखनऊ में पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में इसका आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल की बात करेंगे तो टिहरी में हुआ था, टिहरी उत्तराखंड में। इसका उद्घाटन राज्य कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया था। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई कलाबाज प्रदर्शनी थी ये। इस फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की तरफ से किया गया था। एक्रो फ्लाइंग, सिंक्रो फ्लाइंग, विंग सूट फ्लाइंग द्वारा मतलब इसका आयोजन किया गया था टेहरी झील में। इस फेस्टिवल का उद्देश्य वर्ष 2023 के अंत तक 100 पैराग्लाइडिंग पायलटों को तैयार करना है, जिसमें उत्तराखंड में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार का सृजन होगा। इस फेस्टिवल में भारत सहित 28 देशों में 35 अंतर्राष्ट्रीय पायलटों और 100 भारतीय पायलटों ने भाग लिया था। मतलब 28 देशों के 35 इंटरनेशनल पायलट्स ने और 100 भारतीय पायलटों ने इसमें भाग लिया था। इसके बाद 15वां कुमाऊनी राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन, ये पिथौरागढ़ में हुआ था, उत्तराखंड में। इसका शुभारंभ किया था बिशन सिंह चुफाल ने। इसका उद्देश्य कुमाऊनी भाषा का प्रचार प्रसार करना, उसका संरक्षण करना है, क्योंकि इस दिन कुमाऊनी भाषा संस्थान की स्थापना हुई थी और कुमाऊनी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस सम्मेलन में डॉक्टर दीपक गोबाड़ी की कविता संग्रह उजास और भारती पांडे की पुस्तक 64 का विमोचन भी किया गया था। ईजा बैंडी महोत्सव, ये हल्द्वानी उत्तराखंड में हुआ था। ईजा बैंडी महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने किया था। प्रदेश भर की महिला उद्यमी, महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से पारंपरिक उत्पादों पर आधारित प्रदर्शनी और स्टॉल इस पर लगाए गए थे। महिला उद्यमी जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया है या फिर जो है अच्छा व्यवसाय करती हैं, तो उनके साथ यहाँ पर देश भर की कुछ कंपनी से समझौता भी किया था उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो ईजा बैंडी महोत्सव बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर आधारित था, ये ध्यान रखिएगा। 6वें आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का आयोजन देहरादून में हुआ था, उत्तराखंड में। क्लीमेंट टाउन स्थित ग्राफिक विश्वविद्यालय में इसका आयोजन हुआ था। इसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था। इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया था। 60 से अधिक तकनीकी सत्र इसमें आयोजित किए गए थे। इसका आयोजन स्थल क्या है? देहरादून। स्पोर्ट्स में देखेंगे, एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था अस्ताना, कजाकिस्तान में। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड की निकिता चंद ने स्वर्ण पदक जीता था। इसमें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के बडालू गांव से हैं। काजल फरसवाण और दीपा मेहता ने रजत पदक इसमें जीता था एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली वंदना कटारिया उत्तराखंड से प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गई। भारतीय हॉकी खिलाड़ी, उत्तराखंड के हरिद्वार को बिलोंग करती हैं, फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं। यह मैच रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में हुआ था और 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच यहाँ पर खेला वंदना कटारिया ने। 35वें नेशनल गेम्स की बात करें अगर, तो ये इसका आयोजन गोवा में हुआ था 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच। उत्तराखंड ने पूरे देश में 25वां स्थान इसमें प्राप्त किया था, तो ये ध्यान रखिए। 3 स्वर्ण 7 रजत और 14 कांस्य, ये मेडल हो गए। 3 स्वर्ण 14 रजत और 3 स्वर्ण 7 रजत और 14 कांस्य, मतलब 3 गोल्ड 7 सिल्वर 14 ब्रॉन्ज मेडल। और ये जो है जिन लोगों ने स्वर्ण जीता या फिर रजत जीता उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी है। तो टोटल नंबर ऑफ मेडल कितने हो गए? 24 हो गए। 3 गोल्ड मेडल 7 सिल्वर मेडल 14 ब्रॉन्ज मेडल। पूरे देश में मेडल टैली में 25वें स्थान पर उत्तराखंड, बस इतना काफ़ी होगा। हाल ही में प्रसिद्ध अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर की कालजयी रचनाओं को किस इतिहासकार ने गढ़वाली में अनुवाद किया था? तो इसका श्रेय जाता है डॉक्टर उमेश चमोला को। ऑप्शन नंबर ए, उमेश चमोला। विलियम शेक्सपियर के 10 नाटकों को गढ़वाली कहानी में रूपांतरण करके प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक का नाम गडोली रखा गया है, गडोली। 16 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने मोटे अनाज पर आधारित खाद्य उत्पादों की बिक्री हेतु मिलेट बेकरी आउटलेट का उद्घाटन कहाँ पे किया था? राज्य में, तो देहरादून में किया था। ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑब्जेक्टिव है कि मिलेट और मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा बनाए जाते हैं उसको प्रमोट करना। नवंबर 2023 में ई राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई नैम में विपणन करने के मामले में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? पहला स्थान, ऑप्शन नंबर ए। और ई नैम शुरू कब किया गया था? क्योंकि ये भी सिलेबस का भाग है। ई नैम योजना शुरू की गई थी 2017 में, ये भी याद रखिएगा।
नवंबर 2023 में उत्तराखंड के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला था? 18, और कुल मिलाकर कितने जीआई प्रोडक्ट होगा इस तरीके से उत्तराखंड के? 27। 3 नवंबर 2023 में उत्तराखंड की नई सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत राज्य की ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति जो गठित की गई थी, राज्य में 5.26 मेगावाट के कितने सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी? तो नई सौर ऊर्जा नीति उत्तराखंड की आई थी अप्रैल 2023 में। इसमें 5 नए सोलर पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगाने की अनुमति मिली थी नवंबर में, ठीक है, जिसमें 5.26 मेगावाट की बिजली सृजित होगी। 3 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने किस राज्य के साथ उत्तराखंड के सेबों के व्यापार की घोषणा की थी? असम के साथ ये एप्पल ट्रेड करेगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। राज्य स्तरीय सेब महोत्सव का भी आयोजन हुआ था हर्षिल नामक जो गांव है उत्तरकाशी में। ये हम आपको बता चुके हैं अक्टूबर मंथ में। 7 नवंबर 2023 को उत्तराखंड सरकार ने राज्य में हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग के लिए निर्माता निर्देशक को कितने रुपए की सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो 3 करोड़ रुपए की सब्सिडी यहाँ पर मिलेगी। मतलब 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी यहाँ पर हिंदी फिल्म की शूटिंग के लिए मिलेगी उत्तराखंड राज्य से, और वेब सीरीज की शूटिंग के लिए मिलेगा 3 करोड़ रुपए का सब्सिडी यहाँ पे। तो मैक्सिमम सब्सिडी यहाँ पर मिलेगी 3 करोड़। नवंबर 2023 में उत्तराखंड राज्य के किस जिले में पहली बार साइबर सिटी बनाने की योजना बन रही है? साइबर सिटी का प्लान यहाँ पे बन रहा है रुद्रपुर के लिए। ऑप्शन नंबर ए रुद्रपुर। पहली साइबर सिटी ये बनेगी उत्तराखंड की, कहाँ पे? रुद्रपुर में। 18 नवंबर 2023 तक चली चारधाम यात्रा में देश तथा विश्व भर से आए कितने श्रद्धालुओं ने भाग लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया? लगभग 56 लाख यहाँ पर श्रद्धालु आए थे चारधाम यात्रा में, 28 नवंबर से जो शुरू की गई थी। 75 लाख लोगों ने लगभग रजिस्ट्रेशन कराया था और एक्चुअली 55 लाख लोग करीब यहाँ पर पहुंचे थे। 18 नवंबर 2023 को उत्तराखंड की झीलों की नगरी नैनीताल का कौन सा जन्म दिवस मनाया गया था? 182वां। नैनीताल नाम 18 नवंबर 1841 को पीटर बैरन नाम के एक व्यापारी ने दिया था, अंग्रेज व्यापारी ने। इसी दिन पीटर बैरन ने नैनीताल का दस्तावेजीकरण किया था। हालांकि उस समय कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल 20 साल पहले ही नैनीताल आ चुके थे। 1842 में चौथे कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन ने आधिकारिक रूप से नैनीताल को यूरोपियन सेटलमेंट के तहत बसाया था। तो ये थोड़ा सा नैनीताल का हमने इतिहास भी डिस्कस कर लिया। नवंबर 2023 में चर्चा में रही उत्तराखंड स्थित सिलक्यारा सुरंग का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा था? नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा सिलक्यारा सुरंग का निर्माण किया जा रहा था। ये लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ये मुनेत्री को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण मार्ग है। इसे NH 134 पर बनाया जा रहा है।